Students, today we are here to discuss principles or laws of inheritance. So first law is law of dominance and second law is law of segregation. According to law of dominance, characters are controlled by units, discrete units called factors. तो मेंडल ने जिनको फैक्टर बोला एक्चुअली वो जीन्स हैं, तो उन्होंने कहा करेक्टर्स कंट्रोल हो रहे हैं फैक्टर्स के जरिए. फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं हमेशा. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other. ये लॉ बना कि अगर डिसिमिलर पेयर है तो एक जो मेंबर है वो दूसरे को डोमिनेट करता है. और लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स. तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसा कि आपने प्रीवियसली पढ़ा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हमने टॉल प्लांट्स को शॉर्ट प्लांट्स के साथ क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट्स अपेयर हुए, राइट. तो ये सारे के सारे टॉल प्लांट्स अपेयर हुए. ये वाला जैसे यहाँ पर पेरेंट्स थे, एक टॉल एक ड्वार्फ. इनको जब क्रॉस कराया तो सारे के सारे टॉल प्लांट्स अपेयर हुए. जब इनको सेल्फ पोलिनेट कराया तो जो रेशो मिली वो मिली 3:1. 75% टॉल थे और 25% शॉर्ट थे. तो ये मेंडल ने कहा कि जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है ओवर दी ड्वार्फनेस. तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है. उन्होंने कहा अगर ये यहाँ पर अगर हम देखें कि दो पेरेंट्स हैं और दोनों डिसिमिलर फैक्टर कंटेन कर रहे हैं तो वो जो डोमिनेंट फैक्टर है वो रिसेसिव पर डोमिनेंस करेगा. तो ये हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस. दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से क्या होता है कि जो ये वाला, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, that both the characters are recovered in F2 जनरेशन. मतलब जब हमने टॉल प्लांट्स ले लिए फर्स्ट जनरेशन में, जो दोबारा से उनको सेल्फ पॉलिनेट कराया और रेशो 3:1 आई, तो उन्होंने कहा जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो अपियर हुआ F2 जनरेशन में. तो जीनोटिपिक रेशो थी 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशो थी 3:1. अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है कि जब एक्सपेरिमेंट्स रिपीटेड हुए ऑन पी प्लांट्स यूजिंग डिफरेंट ट्रेट्स इन अदर प्लांट्स, इट वाज फाउंड दैट समटाइम्स F1 हैड अ फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स. जैसे इस केस में देखें, दो फ्लावर्स लिए रेड एंड व्हाइट और जब इनको क्रॉस कराया तो पिंक फ्लावर अपेयर हुए F1 जनरेशन में जो रिजेंबल नहीं कर रहा था इन दोनों पेरेंट्स से. ठीक, तो इन्होंने जो प्लांट लिया था वो डॉग फ्लावर लिया था, स्नैपड्रैगन या एंटीरेनिनम स्पीशीज का ये है. ये इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है. सो इन अ क्रॉस बिटवीन टू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, ये ब्रीडिंग रेड फ्लावर्स एज वेल एज व्हाइट फ्लावर्स, ये ट्रू ब्रीडिंग फ्लावर्स थे जो प्योर जिनको हम बोलते हैं. इसमें कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर. जब इनको क्रॉस कराया तो सारे के सारे प्लांट में जो फ्लावर्स आए वो पिंक आए. और जब इनको सेल्फ पॉलिनेट कराया तो क्या देखा गया कि पिंक के साथ साथ रेड और व्हाइट फ्लावर्स भी अपेयर हुए. और रेशो थी 1:2:1. तो 25% रेड थे, 25% व्हाइट थे एंड 50% पिंक थे. तो यहाँ पर the genotype ratios were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotype ratio had changed from 3:1, that is dominant ratio, recessive ratio, ये चेंज हो गई क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो प्लांट आए थे उसमें पिंक कलर भी आया. तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस कि व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव. सो टू टैकल दीज क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज. जीन क्या करता है?
तो एवरी जीन, अगर हम जाने, एज यू नो बाय नाउ, कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, है ना। हर जीन के पास एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने की इंफॉर्मेशन है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 कॉपीज हैं, RRR, ये कैपिटल R स्मॉल r, तो 2 कॉपीज हैं ईच जीन्स की। तो जो एज अ पेयर ऑफ एलील्स, these 2 alleles need not always be identical। जैसे कि इस केस में आइडेंटिकल नहीं है ना, हेट्रोजाइगस में। one of them may be different due to some changes that it has undergone। मतलब अब हम क्या कहें कि ये कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हम एग्जांपल लें जीन का, that contains information for producing an enzyme, राइट। एक जीन इंफॉर्मेशन ला रहा है किसी पर्टिकुलर एंजाइम को प्रोड्यूस करने का, तो उसके पास 2 जीन्स की कॉपीज होंगी, वो जो ट्रेड लेकर आ रहे हैं ना, तो 2 एलेलिक फॉर्म होंगी। तो अगर हम ये देखें कि लेट अस अज्यूम दैट द नॉर्मल एलील्स प्रोड्यूसेस नॉर्मल एंजाइम, है ना। जो अगर नॉर्मल एलील्स हैं तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन आ रही है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन में नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम देखें कि ये नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस होगा जो कि ज़रूरी है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, लेकिन अगर इसमें कुछ चेंज आ जाए, है ना, जैसे अगर हम देखें कि नॉर्मल बना, अगर नॉर्मल वो आया एंजाइम बना तो नॉर्मल ट्रेट जाएंगे, है ना। अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना तो क्या होगा, अगर नो एंजाइम बना एट ऑल तो क्या होगा। तो अगर नॉर्मल एंजाइम बना या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना तो क्या होगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि जीन्स इंफॉर्मेशन लाइक पर्टिकुलर एंजाइम बनने की, वो नॉर्मल भी बन सकता है, कोई एंजाइम भी नहीं बन सकता फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और हो सकता है नॉन फंक्शनल एंजाइम बन जाए। तो इन द फर्स्ट केस, जैसे जिसमें हम कह रहे हैं नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना, जो मॉडिफाइड एलील्स हैं वो इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील्स। That is, it will produce the same phenotype or trait that is result of the transformation of substrate। मतलब अगर less efficient भी बना तो भी वो ट्रांसफॉर्म करेगा सबस्ट्रेट को। Such equivalent alleles pair are very common। ठीक है, ये तो दिख जाएगा कि लेस एफिशिएंट था तब भी बना। बट इफ एलील्स प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, तब क्या होगा। अगर एलील्स ने नॉन फंक्शनल एंजाइम के लिए इंफॉर्मेशन आया या नो एंजाइम की आया, तो फिनोटाइप में बी इफेक्टेड। फिनोटाइप क्या है, जो आउटर अपीयरेंस जो हम कह रहे हैं बात की, तो फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील्स। मतलब फिनोटाइप किस पे डिपेंड कर रहा है, जो एलील अनमॉडिफाइड है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो अनमॉडिफाइड और फंक्शनिंग एलील्स विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट। मतलब अनमॉडिफाइड एलील्स तो डोमिनेंट है, और द मॉडिफाइड एलील्स इज जनरली द रिसेसिव एलील्स। अगर वो मॉडिफाई हो गया तो वो रिसेसिव है। In this example, recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because of no enzyme। मतलब अगर कोई चेंज दिख रहा है आपको, जैसे पिंक फ्लावर दिख रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द नॉन फंक्शनल एंजाइम्स और बिकॉज ऑफ द नो एंजाइम्स। अब कोडोमिनेंस भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह से, तो जैसे हमने पढ़ा था F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग्स थे वो वन ऑफ द पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे थे, है ना। या हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा कि टोटली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स आए, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में वो अपेयर हुआ करेक्टर। हम कोडोमिनेंस ब्लड के एग्जाम्पल लेकर पढ़ेंगे कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स होती हैं दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स में ABO ब्लड को जो डिटरमाइन करती हैं, अगर हम बोलें ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय जीन I। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रेड ब्लड सेल्स की, उसके पास शुगर पॉलीमर्स होंगे दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस। वो बाहर निकल के आएगा सरफेस से, है ना।
क्या बाहर निकल कर आएगा? शुगर पॉलीमर। और द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। वो किससे कंट्रोल होगा? जीन से। तो जीन आई हैज 3 एलील्स। कौन कौन से? आई ए, आई बी और एक स्मॉल आई, ये 3 एलील्स हैं। तो अगर क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? अगर हम देखें कि एलील्स फ्रॉम पेरेंट 1, उनके पास ये वाला एलील था और पेरेंट के पास ये वाला एलील आया ऑफ स्प्रिंग में, और ये जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग हो गया, दोनों कैपिटल है, तो ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर एक के पास ए है और दूसरे के पास बी है और कॉम्बिनेशन ए बी हो रहा है तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर जीन जो एलील जो है पेरेंट 1 से आई ए आ रहा है और दूसरे से स्मॉल आई आ रहा है तो कॉम्बिनेशन आई ए स्मॉल आई, और तो ब्लड ग्रुप होगा ए। तो इसी तरह से ए बी है तो ए बी होगा, खाली बी बी है तो बी होगा, बी और आई है तो बी होगा, अगर दोनों आई हो गए तो ओ होगा। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, इसको देखिए, जहाँ ए है और बी बी है वहां पे तो ए ही होगा, और जहाँ बी बी है वहां बी होगा। जहाँ ए बी होगा वहां ए बी ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन जहाँ एक ए है और एक आई है वहां ए होगा, जहाँ एक बी है और आई है वहां बी होगा, जहाँ दोनों स्मॉल आई है वहां पर ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं बिकॉज ऑफ द alleles coming from the parent 1 and the parent 2. So do you realize that the example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple alleles? तो यहाँ पर मल्टीपल एलील्स जैसे हमने देखा कि 3 एलील्स थी एक करेक्टर को जो रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, है ना। अब स्टार्च सिंथेसिस पी में एक जीन कंट्रोल कर रहा है, तो इफ इट हैज 2 एलील्स, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी, तो यहाँ पर स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय बीबी होमोजाइगोट्स। ठीक है, देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस अगर ये वाले एलील्स जा रहे हैं कैपिटल बी के, और अगर स्मॉल बी जा रहा है तो लेस एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस। ठीक है, तो कैपिटल बी है तो लार्ज स्टार्च सिंथेसाइज होगा, स्मॉल बी है तो लेसर एफिशिएंसी होगा स्टार्च सिंथेसिस में। ठीक है, तो आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड्स कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड स्मॉल सीड्स आर रिंकल्ड। लेकिन हेट्रोजाइगस में राउंड सीड्स आएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल बी है वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल बी। ठीक है, तो बट द स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट इन साइज इन बीबी। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो वो इंटरमीडिएट इन साइज आए। तो इफ starch grain size is considered as phenotype, then from this angle the allele show incomplete dominance, है ना। यहाँ पे हम कह रहे थे ना कैपिटल बी जो है वो इसके साथ तो पूरा दिख रहा है डोमिनेंस, लेकिन यहाँ पर जब स्मॉल बी आ रहा है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। सो देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर। It depends as much as on gene product and the product of a particular phenotype from the product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. यहाँ पर ये बात समझने की है कि जो डोमिनेंस है वो ऑटोनोमस फीचर नहीं है एक जीन का या द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर। ये डिपेंड करता है ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप, मतलब जीन प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है और प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। सो ये दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आपने देखा कैपिटल बी में राउंड सीड्स आ गए, स्मॉल बी में रिंकल्ड आ गए, लेकिन जब बी और बी कॉम्बिनेशन के सीड्स आ रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट साइज के थे, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स पढ़ेंगे।
Thank you very much and